स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे एपोप्टोसिस एंड नेक्रोसिस। एपोप्टोसिस और नेक्रोसिस क्या है? ये दो फिनोमेना है, प्रोसेस हैं जो कि सेल डेथ से रिलेटेड होते हैं। सेल डेथ को कैसे ये कंट्रोल करते हैं और कैसे ये रिलेटेड है उससे अगर हम इसको समझना चाहें तो जब हमारे जिस्म पे कोई भी जख्म होती है, कोई भी इंजरी होती है, तो वहां से हमारा जो जिस्म है वो जो पार्ट है वहां पे कट लग जाता है। अब वहां जहां कट लगता है वहां पे जो सेल्स हैं वहां के वो टूट जाते हैं, यानी कि उनकी डेथ हो जाती है। और जो दोबारा से जख्म जो है वो हील होने लगता है तो वहां पे दोबारा नए सेल बनने लग जाते हैं। अब ये जो वहां पे सेल जो है वो जख्म की वजह से टूट गए हैं, वो सेल डेथ जो हुई है वो बेसिकली एपोप्टोसिस और नेक्रोसिस की वजह से हुई है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि एपोप्टोसिस क्या है। एपोप्टोसिस समझने के लिए हमारे सामने यहाँ पे एक डायग्राम है। इस डायग्राम में जो है यहाँ पे ये क्या दिखाया गया है, ये एक नॉर्मल सेल है। नॉर्मल सेल का मतलब है कि ये जो सेल है इसके अंदर तमाम कंपोनेंट्स जो हैं वो पूरे हैं और ये एक हेल्दी सेल है। अब जब एपोप्टोसिस होता है, यानी कि कोई भी अगर सेल डैमेज होगा किसी भी इंफेक्शन की वजह से, जख्म की वजह से या किसी न किसी स्ट्रेस की वजह से, तो क्या होगा कि सेल जो है वो अपनी शेप छोड़ देगा। जैसे कि यहाँ पे जो है सेकंड नंबर पे ये जो डायग्राम है इसमें दिखाया गया है कि ये नॉर्मल सेल जो है वो इस तरह का है और जब कोई स्ट्रेस वगैरह आया है या कोई भी इन्फेक्शन हुआ है तो ये सेल जो है इसने अपनी शेप जो है वो छोड़ दी है। अब ये शेप जो है खराब किस वजह से हुई है कि यहाँ पे जो इसका नॉर्मल सेल है इसके अंदर साइटोस्केलेटन मौजूद होता है। साइटोस्केलेटन जो है वो सेल के अंदर क्या करता है, वो इसको इसकी शेप देता है, यानी कि जो सेल अपनी इस शेप के अंदर रहता है वो साइटोस्केलेटन की वजह से रहता है। साइटोस्केलेटन बिल्कुल इसी तरह है जिस तरह एक बिल्डिंग बनाई जाती है तो उस बिल्डिंग के अंदर पिलर्स जो हैं वो उसको स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं। इसी तरह साइटोस्केलेटन जो है ये इंट्रासेलुलर प्रोटीन्स हैं और ये प्रोटीन्स जो है ये सेल को शेप देती हैं और सपोर्ट देती हैं। जब ये साइटोस्केलेटन जो है ये एंजाइम्स की मदद से टूट जाता है, खत्म हो जाता है, तो सेल जो होता है वो इस तरह का डी शेप हो जाता है, यानी कि अपनी शेप जो होती है ये इसकी खराब हो जाती है। और जब इसकी शेप जो है वो खराब होने शुरू हो जाती है तो इसका जो क्रोमेटिन मटेरियल है वो भी कंडेंस होना शुरू हो जाता है। अब क्रोमेटिन मटेरियल कंडेंस, क्रोमेटिन मटेरियल है क्या? क्रोमेटिन मटेरियल जो है वो इसका हेरिडिटी मटेरियल है, यानी कि जहां पे इसका डीएनए मौजूद होता है वो जो है उसकी फ्रेगमेंटेशन हो जाती, पहले उसकी कंडेंसेशन होती है और फिर उसकी फ्रेगमेंटेशन होने शुरू हो जाती है, यानी कि वो टूटना शुरू हो जाता है। जब इसका क्रोमेटिन मटेरियल जो है वो टूट जाएगा और उसकी फ्रेगमेंटेशन हो जाएगी तो उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे इसकी जो मेम्ब्रेन है सेल की वो भी खराब होने शुरू हो जाती है। अब मेम्ब्रेन जो है वो कैसे खराब होने शुरू हो जाएगी? मेम्ब्रेन क्या है? मेम्ब्रेन सेल की जो आउटर कवरिंग है उसे कहते हैं ये मेम्ब्रेन है जिसने सेल को सराउंड किया होता है। और मेम्ब्रेन क्या होता है, उसकी जो शेप है वो खराब होने लग जाती है और वो इरेगुलर होने लग जाती है। यहाँ पे ये हम जहाँ पॉइंट आउट कर रहे हैं ये दिखा रहे हैं कि ये इसकी मेम्ब्रेन जो है वो इरेगुलर होने शुरू हो गई है। और जब इसकी मेम्ब्रेन इरेगुलर हो जाती है तो हम कहते हैं कि ये क्या बन गए हैं, ये ब्लेब बन गए हैं और इसे कहते हैं कि ये मेम्ब्रेन ब्लेबिंग हो गई है। अब जब मेम्ब्रेन ब्लेबिंग हो जाती है और ये जो क्रोमेटिन मटेरियल है इसकी फ्रेगमेंटेशन हो जाती है, बिल्कुल पहले तो ये क्रोमेटिन मटेरियल जो है वो कंडेंस हुआ और जब फ्रेगमेंटेशन हो गई तो बिल्कुल ही ये छोटे छोटे टुकड़े बन गए हैं। इसके ये जो रेड कलर में यहाँ पे दिखा रहे हैं ये इसकी फ्रेगमेंट्स हैं, क्रोमेटिन फ्रेगमेंट्स। अब जब क्रोमेटिन फ्रेगमेंट्स बन जाते हैं तो इसके जितने भी इसके अंदर कंपोनेंट्स हैं सेल के, वो कंपोनेंट्स जो हैं वो भी खराब होने लग जाते हैं, यानी कि वो भी डी शेप होने लग जाते हैं और एक छोटी छोटी सी बॉडीज बन जाती हैं जिन्हें कहा जाता है कि ये क्या है, ये एपोप्टोटिक बॉडीज हैं। अब ये जो एपोप्टोटिक बॉडीज हैं वो यहाँ पे किस कलर में शो की गई हैं, ये जो स्मॉल सर्कुलर सी बॉडीज बताई गई हैं ये हैं एपोप्टोटिक बॉडीज। इसके अंदर जो है ये यहाँ पे जो है अगर आप देखें तो ये डीएनए फ्रेगमेंट मौजूद है और कुछ सेल के कंपोनेंट जो हैं इसके अंदर मौजूद हैं। ये जो कंपोनेंट्स जो रिलीज होते हैं इन्हें जो ये रिलीज कर दिया जाता है, जो इसके सराउंडिंग और इसके नेबरिंग में जितने भी सेल्स हैं वो क्या करते हैं, इन एपोप्टोटिक बॉडीज को खा लेते हैं। अब ये जो नेबरिंग सेल इन एपोप्टोटिक बॉडीज को खाते हैं इसे कहा जाता है कि ये क्या है, ये फैगोसाइटोसिस का प्रोसेस है। यानी कि फैगोसाइटोसिस प्रोसेस किसको कहते हैं, वो प्रोसेस जिसमें जो नेबरिंग सेल है या जो सराउंडिंग सेल है वो इन बॉडीज को, यानी कि जो ये सेलुलर कंपोनेंट्स बॉडीज की सर्कुलर फॉर्म में मौजूद होते हैं
हैं, इनको खा लेते हैं। अब इसका एडवांटेज क्या होता है इन एपोप्टोटिक बॉडीज को खा लेने का, कि जो इन्फेक्शन होता है, यानी कि अगर कोई भी वायरल इन्फेक्शन हुआ है या कोई भी जख्म हुई है, तो वो वहां के जो सेल थे उसके कंपोनेंट दूसरे ने खा लिए, तो वो कंपोनेंट्स बाकी सराउंडिंग सेल को जाके कंटेमिनेट नहीं करते और इन्फेक्शन जो है वो फैलता नहीं है। अब अगर हम इसकी एक और एग्जांपल देखें कि एपोप्टोसिस जो है वो हमारी बॉडी में कहाँ पे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो डेवलपमेंट के अंदर जब डेवलपमेंट हो रही होती है, तो ये जब फीटस की फिंगर्स बन रही होती हैं, यानी कि पूरी हैंड की डेवलपमेंट हो रही होती है, तो उसमें भी एपोप्टोसिस का फिनोमेना, एपोप्टोसिस का प्रोसेस हो रहा होता है। यहाँ पे ये जो फर्स्ट नंबर पे दिखाया गया है, ये क्या है, ये बताया है कि हैंड जो है वो इनिशियली उसकी शक्ल ऐसे होती है, और ये जो रेड कलर में है ये वो एरिया है जहां पे एपोप्टोसिस होगी। अब अगर हम इसको देखें तो ये जो डिप्रेशन बन रहा है वो इस वजह से है कि यहाँ के जो सेल हैं ये खत्म होते जा रहे हैं, यानी कि इन सेल की डेथ होती जा रही है, और इन सेल के डेथ होने की वजह से ये जो फिंगर्स हैं ये आपस में सेपरेट होके 5 फिंगर्स जो हैं ये एंड पे बन जाती हैं, और ये किस वजह से है, एपोप्टोसिस की वजह से। जो दूसरा फिनोमेना है वो है नेक्रोसिस, और जो नेक्रोसिस है ये भी सेल की डेथ से रिलेटेड है, लेकिन अगर कंपैरिजन किया जाए जो पहले हमने फिनोमेना पढ़ा है एपोप्टोसिस का, तो उसके मुकाबले में नेक्रोसिस जो है वो इतना तरतीब में नहीं है। तरतीब में ना होने का मतलब है कि पहला जो स्टेप हमने पढ़ा था उसमें तो एक खास तरतीब में मेम्ब्रेन खराब हो रही होती है, उसका क्रोमेटिन मटेरियल खराब हो रहा होता है, लेकिन जब नेक्रोसिस की अगर हम बात करें तो नेक्रोसिस इस वजह से नहीं है। नेक्रोसिस में जो है वो एक नॉर्मल सेल होता है, और वो नॉर्मल सेल जो होता है उस पर कुछ एंजाइम जब एक्ट करते हैं, और वो कौन से एंजाइम है, वो है लाइसोसोमल एंजाइम। ये लाइसोसोमल एंजाइम जो इस नॉर्मल सेल पे एक्ट करते हैं, तो वो क्या करता है, जो भी सेल के अंदर इसके कंपोनेंट्स हैं उनको तोड़ना शुरू कर देता है, यानी कि लाइसोसोमल एंजाइम की वजह से उसके जितने भी सेलुलर कंपोनेंट्स हैं वो ब्रेक हो जाएंगे, और जब वो कंपोनेंट्स ब्रेक हो जाएंगे तो वो ये नहीं होगा कि पहले डीएनए, कोई भी पार्ट जो है, डीएनए भी हो सकता है, उसकी गोल्जी बॉडीज भी हो सकती हैं, उसके अंदर वैक्यूल जो है, मेम्ब्रेन जो है, कोई भी पार्ट हो सकता है, या सब जो है इकट्ठा भी सारे कंपोनेंट्स होते हैं वो ब्रेक हो जाते हैं। जब ये सब कंपोनेंट जो है वो ब्रेक हो जाते हैं इस एंजाइम की वजह से, तो ये कंपोनेंट जो है रिलीज कर दिए जाते हैं, और रिलीज होने के बाद जो पहले हमने प्रोसेस पढ़ा था उसमें तो ये था कि वो नेबरिंग सेल जो है वो उन्हें खा लेते हैं, लेकिन नेक्रोसिस जो है उसमें ऐसा नहीं होता, बल्कि उसमें जो नेबरिंग सेल हैं ये उन्हें खाते नहीं है, बल्कि ये डैमेज हो जाते हैं, यानी कि ये जो सेलुलर कंपोनेंट्स जो हैं यहाँ पे जो रिलीज होते हैं ये नेबरिंग सेल को डैमेज कर देते हैं, और दूसरे सेल्स को डैमेज करने की वजह से इन्फेक्शन जो है नेक्रोसिस में फैल जाता है। अगर हम इसकी कोई एग्जाम्पल देखना चाहें कि कहाँ पे इन्फेक्शन जो है वो फैलता है, तो हमारे सामने यहाँ पे एक डायग्राम है। इस डायग्राम में हमने ये दिखाया है कि जो स्पाइडर बाइट है, यानी कि जो मकड़ी काटती है, मकड़ी का जो काटना है किसी भी ह्यूमन बीइंग को, और जो आंट का काटना है उसकी वजह से नेक्रोसिस होता है, यानी कि वहां पे जहां पे इस स्पाइडर आके काटती है उसके जो कंपोनेंट्स हैं वो फैल जाते हैं, और ये नेबरिंग सेल को जो है ये खराब करती है, और उनके अंदर जाके इन्फेक्शन जो है वो फैल जाता है। यहाँ पे जो हमारे सामने डायग्राम है, अगर हम इस डायग्राम की तरफ देखें तो ये देखें यहाँ पे ये सारा इन्फेक्शन जो है, इतने नेबरिंग सेल जो है इन्होंने एक दूसरे ये जो है ये कंटामिनेट हो गए और ये डैमेज हो रहे हैं। ये जो है प्रोसेस है नेक्रोसिस का और एपोप्टोसिस का, जिसमें बताया गया है कि सेल की जो डेथ है वो कैसे होती है।